नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज आपको बताएं, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे। जब देश में ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए तो शर्म से ईवीएम ने आज जौहर कर दिया। उन्हें शर्म लगी तो फिर उन्होंने चिता में कूदकर अपनी छवि सुधारने का प्रयास किया। बोली हम पे बेमतलब का आरोप लगता है, कोई भी आता है हमें कुछ भी बोल के चला जाता है, हम जौहर कर देते हैं, हम आत्मदाह कर देते हैं। शर्मा गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये 4000 ईवीएम आपके सामने जल रही हैं और मजाल है वहां कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको नजर आ रही हो, कोई और कुछ नजर आ रहा हो। इस मामले का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह है। ईवीएम शर्मा गई, बोली जौहर कर दो। रोज आरोप लगते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए ईवीएम मशीनों ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। कौन है जिम्मेदार? ज्ञानेश कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्वक बताते रहे, सूर्यकांत जी, या फिर मोदी साहब जो पहले ही कह चुके थे कि 200 पार जीतेंगे, वो, या फिर आज जौहर करा के ईवीएम को सबूत साफ कर दिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये वो 24 परगना है जहां बड़ी तादाद में माइनॉरिटी का वोट है, मुस्लिम वोट है। उसी 24 परगना में सबसे बड़ी जीत हो जाती है बीजेपी की। प्रशांत भूषण तो कई जगह के वोटों की गिनती भी रोज डाल देते हैं कि यहाँ पूरा गांव मुसलमानों का था, वहां 5 वोट मिले हैं टीएमसी को। मिलते रहे। क्या आपको लगता है जब ईवीएम जौहर करती है तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता है? ये भी कोई सोचने की बात है। संजय सर, क्या है पूरा मामला? चूंकि ईवीएम पर आपकी पकड़ बहुत बड़ी है और आपकी ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुली है, लेकिन आज आग लगी तो वॉशिंग मशीन कहाँ चली गई? नहीं, मैंने ये नया तरीका है और कुल मिलाकर के देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका फायदा बीजेपी को होता है। कुछ भी हो बीजेपी को फायदा होता है। मैं बताता हूँ, 2-4 उदाहरण देता हूँ कि कुछ भी हो तो फायदा। तो ये ईवीएम जली तो उसका भी फायदा बीजेपी को होगा, इलेक्शन हुआ तो फायदा बीजेपी को हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो फायदा बीजेपी को हुआ। तो जो भी कुछ होता है फायदा बीजेपी को होता है। तो ईवीएम जली या जलाई गई वो तो सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि फायदा बीजेपी को हो रहा है। अगर सामान्य हो रहा होता तो ठीक है, आग लग सकती थी, लेकिन जो कुछ भी होता है उसका फायदा, माने अगर सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो फैसला दे रहे हैं, हाई कोर्ट में जो जज साहब फैसला दे रहे हैं, उससे अगर बीजेपी को हर जगह फायदा होता है या सरकार जो करती रही है उससे बीजेपी को फायदा होता है, एक आध दो मामले का खुलासा हो जाता है, जैसा हाईकोर्ट ने अभी न्यूज क्लिक वाले मामले में कर दिया। लेकिन जो सरकार ने किया था वो तो अति है। तो वो सब मामले अगर हम देखें और सबकी बात करें तो लगता है कि सरकार पूरी तरह एकदम बेलगाम हो गई है और सिर्फ बीजेपी के या अपने फायदे के लिए काम कर रही है, और वो एक दो नहीं है। और अगर इसको बेशर्मी कहा जाए तो इससे ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती है। हालांकि इस सरकार ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं, नीचता के भी, नेहरू जी के कार्यकाल के भी, तो आगे भी बेशर्मी की भी रिकॉर्ड तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अभी तक का तो रिकॉर्ड है कि इतनी बेशर्म सरकार हो सकती है, मुझे लगता है कि ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा। होने की बात तो बहुत दूर है। तो अब जैसे न्यूज क्लिक मामले में जब एफआईआर को खारिज कर दिया गया, लेकिन सजा तो हो गई। माने प्रवीर पुरकायस्थ 225 दिन जेल में रहे और उनको, और पूरा मामला ही कह दिया गया कि एफआईआर ही खारिज कर दिया गया, और उसमें यूएपीए भी लगा था, पीएमएलए भी लगा था। तो माने सरकार कर क्या रही है या सरकारी वकील क्या कर रहे हैं? माने मुझे लगता है कि जो जब सरकार केस बनाएगी और वो कोर्ट में जाता है
तो एक तो जो अभियुक्त है उसका वकील होता है और दूसरी तरफ सरकारी वकील होते हैं जो सरकार के पक्ष का डिफेंड करते हैं। लेकिन अगर मामला ऐसा है जो हाई कोर्ट ही पूरी तरह खारिज कर रहा है, तो क्या सरकारी वकील को शुरू में नहीं समझ में आता है? और अगर सरकारी वकील जनता के पैसे से वेतन पाता है या जनता के पैसे से उसकी फीस दी जाती है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सरकार को बताए कि भाई ये मामला दमदार नहीं है, इस मामले में दम नहीं है, हम लोग हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो लगेगा कि सरकार जबरदस्ती कर रही थी या हमारी भद पीटेगी। ये तो वकील का काम है कि वो शुरू में ही बता दे। लेकिन जो स्थितियां हैं उससे लगता है कि वकील अगर बताता भी होगा तो सुना नहीं जाता होगा, या जिन लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है वो सरकार के निशाने पे थे। क्यों थे ये समझना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल मनमानी कर रही है और उसमें सरकारी वकील का भी उपयोग हो रहा है जो सरकार से वेतन पाते हैं। मतलब ठीक है कि वेतन तो सरकार भी या मंत्री भी जनता ही के पैसे से पाते हैं, लेकिन वो निर्वाचित होकर आए हैं और वो राज करने की गलतफहमी पाल सकते हैं। तो उनको अगर छोड़ भी दिया जाए तो जो उनके पक्ष में या जनता के खिलाफ वकालत कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, या वो कहाँ तक जायज है, या उसको क्यों नहीं रोका जाना चाहिए, या वो कैसे चल रहा है, मुझे वो एक बड़ी चिंता लग रही है कि जनता के पैसे से जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग। माने मंत्री सरकार को छोड़ दें तो कम से कम अभी सरकारी वकील का मामला दिखाई दे रहा है। और इसमें अभी मीनाक्षी नटराजन का मामला है, जो मीनाक्षी नटराजन के मामले में एफआईआर ही नहीं है। यही कहा जा रहा है कि एफआईआर नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने पूछा था तो आप उसको कह रहे हैं कि कोर्ट ने संज्ञान लिया वगैरह वगैरह, लेकिन अभी एफआईआर हुई नहीं है। और जो एफआईआर हुई थी न्यूज क्लिक के मामले में, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वहां भी बिना एफआईआर हुए, या जो एफआईआर खारिज कर दिया गया उस पर सजा हो गई, और यहाँ एफआईआर नहीं हुई है, कोर्ट ने अभी सिर्फ संज्ञान लिया है। कांग्रेस का या मीनाक्षी नटराजन की दलील है कि चूंकि वो अभी एफआईआर ही नहीं है, केस ही नहीं है, सिर्फ संज्ञान लिया है कोर्ट ने, या कोर्ट ने पूछा है इसलिए हमने उसका उल्लेख नहीं किया था। लेकिन अभी मामला है नहीं, अपराध हुआ कि नहीं कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मीनाक्षी नटराजन को सजा हो गई। सजा इस तरह से हुई कि वो चुनाव हार गई, या मैंने चुनाव जीत सकती थी, उनका जीतना लगभग तय था, फिर भी वो हार गई। तो यहां भी दिखाई दे रहा है कि मीनाक्षी नटराजन चाहे जैसे हारी, उनको हराने या हारने में कोई गड़बड़ी हो या ना हो, लाभ बीजेपी को हुआ है, और बीजेपी को एक सीट ऐसी मिल गई जो उसको नहीं मिलती। तो ये एक मामला है जो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ है। और दोनों मामले, माने न्यूज क्लिक वाला मामला और मीनाक्षी नटराजन वाला मामला आम आदमी का मामला नहीं है, साधारण नहीं है। दोनों मामले में बड़े बड़े वकील लगे हुए थे, देश के नामी वकील लगे हुए थे। तो अगर जिनके साथ बड़े वकील हैं, या जो बड़े वकील की सेवाएं ले सकता है, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है कि एक मामले में 225 दिन सजा रह ली और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा की सदस्य नहीं बन पाई, तमाम योग्यता संभावनाएं गुंजाइश होने के बावजूद, तो ऐसी हालत में तो नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाए थे या राम राज्य स्थापित किया है, उसका फायदा किसको हो रहा है, और वो कहाँ, उसको कैसे देखा जाए, ये बड़ी बात है। और अगर आम आदमी के यहाँ तो बुलडोजर चल रहा है, वो तो अलग ही बात है, उस पर तो कुछ कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, या अदालत के आदेश पे भी रुक नहीं पाया पूरी तरह, तो वो अपनी तरफ है। लेकिन उससे भी बड़ा मामला ये है कि अमेरिका ने होर्मुज में भारतीय नाविकों को मार दिया, सीधे मार दिया। और मार दिया मैंने, वो अंतर्राष्ट्रीय क्या करार है, क्या संबंध है, वो सब छोड़ दीजिए। मैंने सीधे जहाज पे ऐसे हमला करना कि उसके नाविक मारे जाएं, कहीं के हो, किसी देश के भी हो, ये अमेरिका ने किया है, तो उसकी निंदा आलोचना तो होनी ही चाहिए। अव्वल तो युद्ध जो अमेरिका जबरन चला रहा है उसकी निंदा आलोचना होनी चाहिए, तो वो भारत ने नहीं किया। लेकिन उसका नुकसान इस लेवल पे आ गया। उससे पहले उसने भारत आए एक जहाज को मार दिया था और सब कुछ कर चुका है, वो सब की आलोचना नहीं हुई। लेकिन 3 भारतीय नाविकों की हत्या हुई है, उस पे अभी तक भारत ने मतलब
औपचारिक विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ कुछ हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया है। वो विश्व गुरु जो होते हैं उसका विश्व गुरु जैसा कुछ या 56 इंची जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आम जनता के मामले में ये हालत है, और बीजेपी को अगर फायदा होना हो तो ऐसा हो जाता है। बंगाल चुनाव में गड़बड़ियां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एसआईआर से लेके, नाम हटाने से लेके, जो ट्रिब्यूनल बना उसने काम नहीं किए। ट्रिब्यूनल में जो मामले गए उसमें 100% मामले गलत थे, या 100% मामले में सबको वापस वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, और जिनकी जांच नहीं उनको कोर्ट में दिया ही नहीं, और कह दिया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली बार वोट दे लेंगे। तो वहां भी गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका बचाव करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन उसके बचाव में जब अब आग लग गई और ये सब मामला हो रहा है, जब मीनाक्षी नटराजन को जबरन जिता लिया गया और दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जबरदस्ती कर रही है, मनमानी कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से ये दलील दिया जा रहा है, मैंने तब भी दिया गया था, कि तमिलनाडु और केरल में अगर बीजेपी गड़बड़ी करती तो तमिलनाडु और केरल में कैसे हार जाती, या कैसे क्यों नहीं जीती। और अगर कोई इसका जवाब नहीं दे या कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता है तो उसका मतलब ये लगा लिया जाता है कि जवाब ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है, या मैं कहता हूं, या मुझे दिखाई देता है कि अगर बीजेपी तमिलनाडु में नहीं जीती या केरल में नहीं जीती तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि बंगाल में गड़बड़ी नहीं। इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि बंगाल में उसकी दाल नहीं गली, या बंगाल में उसने कोशिश ही नहीं की। अगर बहुत मजबूत, बहुत काबिल है तो उसने कोशिश नहीं की, या कोशिश ही नहीं की, या उसकी कोशिश की, वो उसको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अगर वहां कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यहाँ बंगाल में गड़बड़ी नहीं हुई है, या बंगाल में जो गड़बड़ी हुई अपनी जगह है। और कल जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हालत तो ये है कि तृणमूल पार्टी को ही छोड़ दी जाए, उस पर काम चल रहा है, वो सब अपनी जगह है, और अखबारों में खबर नहीं छप रही है, वो सब तो अपनी जगह है ही है। तो सरकार जो कर रही है वो पूरी तरह साफ है। भ्रष्टाचार के आरोपी हेमंत बिस्व शर्मा को पहले मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी ने। आए थे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, विदेश में रखा काला धन वापस लाना था उनको, और अब वो भ्रष्टाचार के आरोपी हेमंत बिस्व शर्मा को पहले मुख्यमंत्री बनाए, और बाद में शुभेंदु अधिकारी को भी बना दिया, जिनके बारे में उन्होंने खुद ही कहा था कि नकद ले रहे थे। वीडियो उन्हीं का वीडियो वगैरह सब अब सार्वजनिक है। तो ये सब चल रहा है। और उसमें पवन खेड़ा ने जब आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने विदेश में निवेश किया है, उनके पास 2 पासपोर्ट है, तो उसकी जांच की जरूरत ही नहीं समझी गई। और उन्होंने शिकायत कोर्ट में नहीं की है, उन्होंने शिकायत की पुलिस से, और पुलिस जो है अगले दिन दिल्ली पहुंच गई, क्योंकि उसको सरकारी खर्चे पे आना था। उनको दिल्ली दौरे का एक मौका मिल गया, तो वो अगले दिन पहुंच गए। अभी तक वो मामला कोर्ट में जाने की खबर नहीं है। और पुलिस से बचने के लिए पवन खेड़ा को जो परेशानी हुई, उनको जमानत नहीं मिली, फाइनली हाईकोर्ट भेजा गया, और फाइनली उनको जमानत हो गई, लेकिन उस मामले की जांच नहीं हुई। इस मामले में ईडी सीबीआई कहाँ है पता नहीं। माने प्रवीरपुर कायस्थ के मामले में या न्यूज क्लिक के मामले में कोई शिकायत नहीं थी, कोई पीड़ित नहीं था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, किसी को ठगा नहीं गया था, फिर भी जांच हुई और तमाम आरोप लगाए गए, उनको जेल में रखा गया। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक भारतीय नागरिक के पास, दिखाई दे रहा है मतलब आरोप है कि एक भारतीय नागरिक के पास पासपोर्ट है, उसने ये जानकारी नहीं दी कोर्ट में, और विदेश में संपत्ति है। सब मामले हैं, सब तरह के मामले हैं। माने यहाँ तो सिर्फ इसलिए कि बताया नहीं, जमानत खारिज हो गई जयंती नटराजन की, लेकिन इनके मामले में, हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में पवन खेड़ा का आरोप यही था कि इस संपत्ति की जानकारी वहां नहीं दी गई है। और उस पर जाहिर है ना उनको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत हुई, ना उनके नामांकन में कोई दिक्कत हुई, और वो चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री भी हैं। और मामले की जांच नहीं हो रही है। पवन खेड़ा ने शिकायत की तो उनको सरकारी खर्चे पे परेशान किया गया, सरकारी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया, वो सब हो चुका है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट की नजर में नहीं है। नजर में कैसे आए? जब जज साहब लोग सरकार के मंत्री के साथ बैडमिंटन खेलने लंदन गए। उसमें भी दिलचस्प ये है कि अपने पीआईबी ने, मंत्रालय ने
खंडन किया है कि ये खबर गलत है, और उसमें जो कानून मंत्री के फोटो का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पुराना है, कानून मंत्री नहीं गए हैं। लेकिन उस खंडन में ये नहीं कहा गया है कि रिजिजू नहीं गए हैं। मतलब रिजिजू गए हैं, रिजिजू खेल रहे हैं, रिजिजू ले गए हैं, सरकार का पैसा खर्च किया गया है, और पूरी प्लानिंग के साथ। मैंने अव्वल तो मंत्री को और जजों को मिलना ही नहीं चाहिए, और ये वैसे ही है कि प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश के घर नहीं जाना चाहिए था पूजा करने या किसी भी काम से, सब वो कर चुके हैं। और अब जो है मंत्री बैडमिंटन खिलवा रहे हैं या मंत्री जजों के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, खबर छप रही है तो कोर्ट ये कह रहा है कि कानून मंत्री नहीं गए हैं, और दूसरे वाले मंत्री जो गए हैं या भाजपा के प्रतिनिधि, मैं मान लेता हूं वो सांसद है तो भाजपा के सांसद है तो भाजपा के प्रतिनिधि है, तो सत्तारूढ़ पार्टी अपने प्रतिनिधि को क्यों भेज रही है उनके साथ खेलने के लिए, और अगर भेज रही है तो स्वीकार क्यों नहीं कर रही है, और अगर खबर छप रही है तो उसका गलत खंडन कर रही है। ये सब भी अधिकारों का बेजा इस्तेमाल है, जो सरकार का सूचना तंत्र है उसका गलत इस्तेमाल करके जो सही खबर छपी है, या थोड़ी सी गलती है उसमें, मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन उस खंडन में जिसमें ये कहा गया है कि अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वो नहीं गए हैं, तो नहीं गए होंगे मैं मान लेता हूं, लेकिन फोटो जो है अर्जुन मेघवाल के साथ जितनी जगह छपी है उतनी ही जगह किरण रिजिजू के साथ छपी है, तो किरण रिजिजू का नाम नहीं है, और ये नहीं कहा गया है किरण रिजिजू भी नहीं गए हैं या किरण रिजिजू की भी फोटो पुरानी है, तो इसका मतलब जाहिर है कि किरण रिजिजू गए हैं, और इसको स्वीकार किया जा रहा है। पर स्वीकार करने की बजाय दूसरा खंडन किया जा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो सही है। तो ये सरकारी योग्यता और प्रतिभा भी है जो दिखाई दे रही है, जिसमें सरकार की बात। सवाल तो ये है कि इतनी ईवीएम जलने के बाद अभी किसी का कोई बयान नहीं आया, कोई वक्तव्य नहीं आया। नहीं, वो तो कह देंगे कि संयोग था, लग गई आग, और प्रयोग हो सकता है, तो ये सब प्रधानमंत्री ने शुरू किया हुआ है। और बयान कब आता, मतलब मैंने कहा ना कि वो जो नागरिक मर गए 3, उनके लिए बयान नहीं आया है, और अखबारों में नहीं। कहाँ मर गए नागरिक 3? होर्मुज में जो ये जो जहाज, भारतीय जहाज आ रहा था। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त नहीं किया है, मरे नहीं होंगे सर, आप गलत खबर बता रहे हैं। नहीं, मैंने कल के अखबारों में खबर है, सभी अखबारों की लीड यही है। नहीं सर, प्रधानमंत्री ने नहीं ट्वीट किया है, हम फिर कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं, कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की है। बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं किया, यही मैं कह रहा हूँ कि जब दिल्ली के एक होटल में आग लगती है और विदेशी नागरिक मर जाते हैं तो शोक संदेश प्रधानमंत्री का आता है, और उसमें 50,000 रुपए घायलों को मुआवजा देने की बात भी आती है, और मरने वालों को 2 लाख रुपए देने की भी बात आती है। विदेशी नागरिक जो भारत में या दिल्ली के होटल में मर गए जलकर या आग लगने से, उनको सरकार ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वो खबर के साथ पहले पन्ने पर, मैंने खबर पहले पन्ने पे थी, उसके साथ ही छपा था कि प्रधानमंत्री ने शोक जताया और ये घोषणा की। लेकिन जब भारत के 3 नागरिक मारे गए तो उसकी खबर के साथ ये नहीं छपा है कि प्रधानमंत्री ने शोक जताया। कायदे से या हमेशा ये होता है कि प्रधानमंत्री ने उनको भी शोक संदेश भेजना चाहिए था, उनके परिवार वालों को, वगैरह वगैरह, और नहीं भेजते होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब भेजते हैं, और पहले कई बार भेजा है, तो इस मामले में नहीं भेजा है। वो उनमें एक शायद कोई, मरने वालों में एक शायद कोई हिमाचल प्रदेश का है, और हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर ने उस पर शोक जताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये अमेरिका ने मारा या अमेरिका के हमले में मरे, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका का नाम ही नहीं है। और उस पे किसी कमेंटेटर ने लिखा है, किसी माने दूसरे यूजर ने, सोशल मीडिया यूजर ने, कि गोली अमेरिका के हमले से मारे गए, और उसको ये कहना कि मर गए, ऐसे ही है कि कोई कहा जाए, कोई कहे कि डकैती में, मेरे यहाँ डकैती हुई थी और मेरा जो है जो जिसमें सबसे ज्यादा माल था वो कहीं खो गया, तो डकैती उसी माल के लिए हुई थी, लेकिन जिसके यहाँ डकैती हुई कह रहा है कि वो खो गया, बाकी तो डकैत आए थे मिलने के लिए या चाय पीने के लिए। तो ये हालत है भारत की, और इस तरह से भारत का काम हो रहा है, इस तरह से आम नागरिक की ये हालत है, और हर जगह माने आम नागरिक परेशान हो रहा है, पिस रहा है, और हर जगह फायदा बीजेपी को हो रहा है।
चाहे फैसला वो मुख्य न्यायाधीश का हो, चाहे कोर्ट का हो, चाहे चुनाव अधिकारी का हो, चाहे अमेरिका से पीड़ित हो। बीजेपी ने अब ये स्वीकार नहीं करना है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है या प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बोलने में दिक्कत होती है, या ट्रंप ने कहा है कि मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर सकता हूं, तो वो चुप रहते हैं या अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे दिलचस्प कि अखबारों में जो खबर छपनी चाहिए वहां भी नहीं छप रही है। बाकी तो जो है सो है ये है। चलिए सर, अब देखते हैं क्या होता है। क्या ईवीएम और कुछ अभी जौहर करती हैं या यहीं रुक जाएंगी? अभी हमें ईवीएम इंतजार करना ईवीएम पड़ेगा। सती हो गई असल में, ईवीएम सती हो हाँ, गई असल जौहर में। और सती बात तो एक सनातन ही है। सनातनी उसमें जो है पहले सती होती थी, बहुत बाद में उसको रोक दिया गया था। लेकिन मुझे याद है कि जनसत्ता में 87-90 में भी उसकी प्रशंसा हुई थी कि सती हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से ईवीएम अगर सती हो गई तो यही है, ठीक। जौहर चलिए जौहर सर, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आपका बहुत